हेलो दोस्तों, मैं लवली श्रीवास फिर से आपका सीजी मैपोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडीआई के टॉप एक्सपेक्टेड मॉडल क्वेश्चन की आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन आने चाहिए और इन सवालों को बनाने का एकदम सही तरीका क्या होना चाहिए, है ना। आप मार्केट में देख पाओगे कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं टीचर, है ना, कुछ भी तरीका अपना रहे हैं। हम देखेंगे एकदम सटीक तरीका जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होता है। होता क्या है कि एक्यूरेसी मेंटेन करना, है ना। जितना ज़्यादा आप लेंदी करते रहोगे सवाल को, उतना ही ज़्यादा सवाल आपके लिए कठिन होता जाएगा। इतना याद रखना, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाओगे तो एक्यूरेसी मेंटेन करने का सबसे सरल तरीका है कि हम सवालों को सही अप्रोच से क्या करें, डील करें। क्लियर है दोस्तों? तो बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। देखिएगा पहला सवाल बोला गया है कि दी गई आकृति में जो पी क्यू है अर्धवृत्त पी ए बी क्यू का क्या है, व्यास दिया गया है। जो पी क्यू जो है पी ए बी क्यू का क्या है, ये व्यास है बोला गया है। इसका केंद्र ओ है, ओ लिखा नहीं गया है। एंगल ए ओ बी कितना दे रखा है, यहाँ पर 64 डिग्री दे रखा है। आपको बी पी और ए क्यू किस बिंदु पर क्रॉस होते हुए दिखाई दे रहा है, एक्स बिंदु पर। क्लियर है दोस्तों? तो एंगल ए एक्स पी का मान आपको क्या करना है, बताना है। ये जो एंगल है ना ए एक्स पी, ये वाला एंगल कितना होगा, याद रखना दोस्तों। ए एक्स पी जितना होगा उतना ही आपके पास एंगल बी एक्स क्यू का मान होता है, हमेशा याद रखना। अब आप एक चीज़ बताओ कि ये जो सीधा जो आपके पास व्यास गया है, ये व्यास टोटल कितने डिग्री का होगा। एक सीधा रेखा जो होता है 180 डिग्री का होता है। हमेशा याद रखना कि यदि ये एंगल एक्स होगा और ए एंगल कितना हो जाएगा आपके पास वाई, तो हमेशा ये वाला एंगल का फार्मूला क्या होता है, तो 1/2 हम लिख सकते हैं यहाँ पर x प्लस वाई के क्या होता है, सम के बराबर होता है दोस्तों। क्लियर है? अब एक चीज़ बताओ, यदि ये पूरा स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का है और ये वाला एंगल आपके पास 64 डिग्री बच गया है, तो x प्लस वाई का मान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 180 में से 64 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। घटा कर देखें कितना आता है, 180 में 64 घटाने पर 116 आ जाएगा दोस्तों। मैंने लिख दिया यहाँ पर 1/2 इंटू 116, और 116 का आधा कितना होता है, तो आप कहोगे जी 116 का आधा कितना होता है, 58 डिग्री। अतः ए एक्स पी का मान कितने डिग्री के बराबर होगा, 58 डिग्री के बराबर। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आए समझ में? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल हमारा, एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत कुछ विकेट लिए होंगे अंतिम मैच से पहले, और इस समय उसका बॉलिंग औसत कितना दिखा रहा है, 12.4 रन प्रति विकेट है। अंतिम मैच में वो क्या करता है, 5 विकेट लेता है और कितने रन देता है, 26 रन लेता है, जिसके कारण उसका औसत कितना कम हो जाता है, 0.4 रन प्रति विकेट कम हो जाता है। तो अंतिम मैच में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। हम देखेंगे यहाँ पर, देखिएगा ये अंतिम मैच लिख दिया मैंने, ये अंतिम मैच में हम बोल देते हैं कि भाई उसने x विकेट लिया होगा। क्लियर है? और वर्तमान जो मैच खेला है उसमें उसने लेते हैं 5 विकेट। कितने विकेट लिया है, 5। हमको तो विकेटों की संख्या चाहिए। क्लियर है? लेकिन हम देखेंगे कि अंतिम मैच से पहले x विकेट लेकर उसका बॉलिंग जो औसत है पर विकेट कितने का था, 12.4 का था। तो 5 विकेट लेकर कितना होगा, तो हम कहेंगे कि भाई 26 रन देकर 5 विकेट लिया है, तो उसका बॉलिंग औसत पर विकेट कितना होगा, 26 दूनी 52, 5.2 रन पर विकेट होगा। मानते हो आप इस चीज़ को? तो यहाँ पर हमने लिख दिए 5.2। क्लियर है? अब जब ये 5 विकेट लेता है 26 रन देकर, तो बॉलिंग औसत में कितने की कमी हो जाता है, तो यहाँ पर बोला गया है कि औसत में 0.4 की कमी होता है। पहले 12.4 था, 0.4 की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी 12 हो जाएगा। एलिगेशन तभी लगता है जब एक राशि उससे बड़ा और एक उससे क्या होता है, छोटा होता है। आप देख पा रहे हो कि 12.4 12 से बड़ा है, लेकिन 5.2 12 से छोटा है, एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन में एक चीज़ और, जो ऊपर वाला अनुपात होता है वही दोस्तों नीचे वाला अनुपात होता है, हमेशा मेरी बात याद रखना। देखिएगा 12.4 में 12 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, आप कहोगे जी 0.4 बचेगा। मानते हो? उसी प्रकार 12 में से 5.2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, आपके पास 6.8 बच जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ पर भी दशमलव से पहले 1 अंक है। क्लियर है? मतलब हम इसको आसानी से काट सकते हैं। भाई काटेंगे तो देख पाओगे आप, यदि मैं इसको काट दिया 4 से, 4 एकम 4 और ये कट जाएगा 17 चौके 68 होता है। क्लियर है? अब देखिएगा एक का मान कितने विकेट दिखा दे रहा है, एक का मान जब 5 हो सकता है तो 17 का मान 17 का 5 गुना होगा, और 17 का 5 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 85। तो उसने अंतिम मैच में टोटल अंतिम मैच से पहले कितने विकेट लिए थे, तो हम कहेंगे जी 85 विकेट लिए थे। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल, ए ने 42,000 निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। उसके कुछ महीने बाद बी क्या करता है, 49,000 निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। यदि वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से में ए को 9,000 और बी को 7,000 प्राप्त हुआ, तो बी कितने महीने बाद इस व्यापार में शामिल हुआ था, बोला गया है।
अब यहाँ पर सवाल ये है कि भाई सिंपल याद रखना, धन के अकॉर्डिंग ही लाभ का हिस्सा मिलता है, आपको पता होगा, क्लियर है भाई। मैं जितना ज़्यादा धन लगाऊंगा, जितना ज़्यादा समय के लिए लगाऊंगा तो उसी हिसाब से मुझे प्रॉफिट मिलेगा। ज़्यादा धन तो ज़्यादा प्रॉफिट, कम धन तो कम प्रॉफिट मिलेगा। मानते हो इस चीज़ को? तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको सरल बना लेते हैं, काट देते हैं। सबसे पहले तो आसान हो जाए जितना उतना अच्छा है। देखिए ये 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काट दिया, 7 से काटेंगे तो 7 छक्के 42, 7 से काटेंगे तो 7 ही 7 49 होता है, क्लियर है। यहाँ पर भी मैंने इस 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया, मेरा गणित क्या हो गया, आसान हो गया। देखिएगा सवाल को, ए क्या करता है, ए की यदि हम अमाउंट की बात करें तो ए का टोटल अमाउंट कितना होगा, तो भाई टोटल अमाउंट है 6 भाग हमने कर दिए, और कितने माह के लिए, पूरा 12 माह के लिए। गुणा करके देखेंगे तो कितना होता है, 12 छक्के 72, क्लियर है। उसी प्रकार यदि हम बी की बात करें तो बी का कितना है आपके पास, 7 भाग धन और 1 माह के लिए लगाया होगा, कुछ तो आया होगा, अभी छोड़ देते हैं इसको, क्लियर है दोस्तों। आगे देखेंगे यदि इनके प्रॉफिट की बात करूं, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, धन के समानुपाती होता है। प्रॉफिट ए को कितना मिला, 9, क्लियर है, और बी को कितना मिला है, तो हम कहेंगे जी बी को मिला है 7। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से कैसे डील करना है। देखिएगा 9 का कितने गुना दिखाई दे रहा है, 72, तो आप कहोगे जी 8 गुना है, होता है 9 8 72। उसी प्रकार 7 का 8 गुना कितना होगा, तो आप कहोगे 7 का 8 गुना 7 या 8 कितना हो जाएगा, 56। मानते हो आप चीज़ 56 होगा, और 56 एक से की वैल्यू रखना है 7 और किस अंक का गुणा करेंगे 56, तो आप कहोगे जी फिर यहाँ पर मुझे कितने का रखना पड़ेगा, 8, तब तो होगा भाई 8 ही 7 ही 56। अतः बी ने व्यापार में 8 माह लगा रहा, तो एक एक कितने माह बाद शामिल हुआ, भाई ये तो पूरा 12 माह रहा, ये तो 8 माह रहा, मतलब 4 माह बाद ये शामिल हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल, ए किसी कार्य का 40% 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 60% 15 दिनों में कर सकता है, बोला गया है। दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, सी से इस काम को 4 दिनों में पूरा करता है। तो ए बी सी यदि तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम का 28% कितने दिन में होगा, बोला गया। बहुत ही प्यारा सवाल है, देखिएगा सवाल को कैसे डील करते हैं। हमने क्या बोले कि भाई ए जो है और ये बी यही शुरू में काम कर रहे हैं, क्लियर है। एक चीज़ बताओ, यदि ए 40% को 12 दिन में करेगा, इसका मतलब बी 20% को कितने दिन में करेगा, आप कहोगे 6 दिन में करेगा। भाई 40% को यदि कोई व्यक्ति 12 दिन में करता है, इसका मतलब 20% को 6 दिन में, 20 पंचे 100 होता है, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा। आप मानते हो कि 100 6 पंचे 30 होता है, तो हम कहेंगे काम तो 100% का होगा, तो हम कहेंगे 100% को काम करने में इसने टोटल कितने दिन का समय लेगा, 30 दिन का। उसी प्रकार यदि मैं बी की बात करूं तो बी 60% काम को 15 दिन में करता है। भाई 60% मतलब मैंने कहा 60% को 15 दिन में, मतलब 20% को 5 दिन में, 20 पंचे 100 होता है, तो 5 पंचे कितना हो जाएगा, 25। अतः बी जो है 100% काम को करने में कितने दिन का समय ले लेगा, हम कहेंगे 25 दिन का समय, क्लियर है दोस्तों इतना। अब हमको मिल गया कि ए ने काम को 30 दिन में किया, बी उसी काम को करना चाहे तो 25 दिन में। टोटल काम की बात करें तो टोटल इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी 150 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। देखिएगा इनकी एफिशिएंसी निकालना चाहे तो कितना होगा, 30 पंचे कितना होता है, आप कहोगे 30 पंचे होता है आपके पास कितना, 150। 25 छक्के कितना होता है, 150। तो इन दोनों की ए और बी की एफिशिएंसी कितना कितना मिल गया, 5 और 6, क्लियर है। अब बोला गया कि ये दोनों को 10 दिन काम कराना है। भाई एक दिन में 5 यूनिट काम करता है कौन, ए, बी काम करता है 6, दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, आप कहोगे 11 काम, लेकिन हमको तो 10 दिन काम कराना है, तो 10 दिन में टोटल कितना काम हो जाएगा, 110 काम। शेष काम कितना बच गया, भाई 150 था, 110 काम हुआ, तो बचेगा कितना काम, तो आप कहोगे फिर 40 काम बच गया। और इस 40 काम को कौन कर रहा है, शेष काम को 4 दिन में कौन करता है, सी। यदि 4 दिन में करेगा तो सी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10 यूनिट का हो जाएगा। दोस्तों हम एक चीज़ देख ली कि ए, बी और सी यदि तीनों एक साथ काम करेंगे, ए की एफिशिएंसी 5 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 6 और सी की एफिशिएंसी 10, तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 21 यूनिट काम होगा, क्लियर है। अब ध्यान समझना, जो टोटल काम है हमारे पास, ये टोटल काम 100% होता है, और यहाँ पर 100% की वैल्यू 150 के बराबर है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 100 का 1.5 गुना है, तो भाई हमको तो 28% काम निकालना था, तो 28 का 1.5 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे जी 28 का 1.5 गुना 42 होगा। और 42 काम को यदि 21 यूनिट के हिसाब से किया जाए तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो 21 दूनी कितना होता है, 42। तो हम कहेंगे काम 2 दिन में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, दिए गए चित्र में एंगल ओ एन वाई, यहां पर दिया गया है एंगल ओ एन वाई 50 डिग्री है, और एंगल ओ एम वाई कितने डिग्री है, 15 डिग्री।
तब MON का मान ज्ञात करने, ये वाला एंगल आपको क्या करना है, फाइंड आउट करके बताना है। देखिएगा ध्यान से, यदि मैं सबसे पहले बात करूँ ये वाले एंगल की, ये वाले ट्रायंगल की बात करें, ध्यान से देखिएगा ये वाला, आप कहोगे कि ये भाई त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, मतलब किस प्रकार के त्रिभुज बन गए, समद्विबाहु। और समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। यदि ये 15 डिग्री का कोण है तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, आप कहोगे ये 15 डिग्री। क्लियर है। यदि मैं नेक्स्ट ट्रायंगल की बात करूँ, अगले ट्रायंगल की, तो आप कहोगे कि ये आपके पास एक और ये, तो भाई आप देख पाओगे कि ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, मतलब फिर से क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। यदि ये 50 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये भी कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए, 50 डिग्री। ऑलरेडी ये 15 डिग्री ऊपर हो चुका है, मतलब नीचे कितना होगा, तो आप कहोगे 35 डिग्री का तो होना मांगता ही है। तब हम कहेंगे 35 और 15 का सम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा दोस्तों। अब आपको पूछा है ये वाला एंगल MON का मान बताना है, तो आपको एक चीज़ पता होगा, एक ही जीवा द्वारा परिधि में बने हुए केंद्र में बने हुए कोण, परिधि में बने हुए कोण का क्या होता है, दुगना होता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जीवा कौन सा है, कॉमन जीवा, तो हम कहेंगे ये कॉमन जीवा है। परिधि में बने हुए कोण कितने डिग्री का दिखाई दे रहा है, 35, तो उसी जीवा द्वारा केंद्र में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप कहोगे परिधि में बने हुए कोण का दुगना, मतलब 35 डिग्री का दुगना कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हम कहेंगे भाई फिर तो ये 70 डिग्री का कोण होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होने वाला है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों, ये क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात दे रखा है 1:7। किसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का, याद रखना। फिर दिया गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात कितना दे रखा है, 187:770 दे रखा है। इसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इस सवाल में एक चीज़ आप देखे होंगे कि दोनों जगह कॉमन है। यदि मैं वक्र पृष्ठ और आयतन के अनुपात की बात करूं तो 1 कितना दिया है, 7, और संपूर्ण पृष्ठ और आयतन की बात करूं तो 1:87, तो आयतन तो दोनों जगह है। यदि आयतन दोनों जगह है तो दोनों के मान एक जैसे क्यों नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों के मान को एक जैसे कर देंगे। यदि ये 770 है तो नीचे वाले को भी हम क्या कर देते हैं, 770 बना लेते हैं। क्लियर है दोस्तों। यदि 770 बनाना चाहेंगे तो ध्यान से समझना, 7 को 770 बनाने के लिए 110 का गुणा कर देना पड़ेगा, तो ये 110 अनुपात मैं लिख सकता हूँ कितना, 770। आगे समझ में, मैंने कितने का गुणा कर दिया, 110 का गुणा कर दिया, वो भी दोनों जगह पर। अब ध्यान से देखिएगा, यदि मैं वक्र पृष्ठ की बात करूं तो वक्र पृष्ठ के फार्मूला क्या होता है, आप कहोगे जी 2πr/h होता है। क्लियर है। यदि मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला 2πr और क्या हो जाता है, तो हम कहेंगे भाई r+h होता है। यही होता है दोस्तों। इनके अनुपात दे रखा है, इतने का मान दिया है कितना, 110 दे दिया है, और आपके पास संपूर्ण पृष्ठ का मान कितना दिया है, 187। ध्यान समझना मेरी बात। क्लियर है। अब देखेगा, हम इसको आसान बना लेते हैं अपने लिए। हमने क्या किए, यहाँ पर 2πr से 2πr को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। यदि यहाँ पर 11 से काट दिया जाए तो 10 बार में कट जाएगा, और 11 से इसको काट दिया जाए तो 11 कम 11 और 11 7 कितना होता है, तो आप कहोगे जी 77 होता है। देखिए हाइट कितना मिल गया हमको, 10, और r+8। यदि हाइट आपके पास कितना है, 10 है, तो हाइट को हमने लिख दिया 10। अनुपात इन दोनों का सम 17 होना चाहिए, मतलब त्रिज्या कितना होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे भाई त्रिज्या तो फिर 7 होगा, तो त्रिज्या और हाइट का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 7:10। इससे सरल कोई तरीका नहीं हो सकता गणित बनाने के, याद रखना। कुछ भी उटपुटान नहीं लगाना है, फार्मूला है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, मोहन स्कूटर से किसी यात्रा को 5 घंटे में पूरी करता है बोला गया है। क्लियर है। फिर पहला आधा भाग 30 की स्पीड से तय करता है और दूसरा आधा भाग 20 किलोमीटर के प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। क्लियर है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। यदि भाई मैंने कहा पहले हाफ भाग मतलब पहली आधा दूरी को तय किया, फिर बाद में आधा दूरी को तय किया, मतलब दोनों बार सेम दूरी तय कर रहा है। और जब दोनों बार सेम दूरी तय किया जाए, इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। और डिस्टेंस जब कांस्टेंट हो जाता है, हमेशा मेरी बात याद रखना, डिस्टेंस जब कांस्टेंट हो जाता है ना, तो स्पीड के उल्टा क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है दोस्तों। टाइम इतना आपको याद रखना होगा। हमने क्या किए, डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ तो स्पीड के उल्टा क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, टाइम। बहुत सरल तरीके से बताने वाला हूँ, देखिएगा। स्पीड प्रारंभ में कितना था, हमने देखे 30 किलोमीटर की स्पीड से, बाद में स्पीड कितना हो गया, तो हम कहेंगे जी भी 20 किलोमीटर। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है, यही बताया हूँ मैं। अब बताओ 10 से काट कर यदि हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखोगे भाई, तो आप कहोगे 20 को 10 से काटेंगे तो 2 बार में, और 30 को 10 से काटेंगे 3 बार में, मतलब टोटल समय कितना लग गया, टोटल टाइम है ना भाई,
आधा दूरी को 2 भाग समय में और फिर आधा दूरी को 3 भाग समय, मतलब टोटल टाइम कितना लग गया 5 भाग। और 5 भाग का मान दिया गया है 5 घंटे लगता है करके दे दिया गया है। जब 5 का मान 5 घंटा हो सकता है तो 3 का मान कितना होगा दोस्तों 3 घंटा। अब बताओ यदि आप 20 की स्पीड से 3 घंटा तक चलोगे तो कितनी दूरी तय करोगे। तो यदि भाई मैं 20 की स्पीड से 3 घंटा चलूंगा तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करूंगे। तो बच्चा बता सकता है, क्लियर है, मानते हो। लेकिन ये 60 किलोमीटर आधा दूरी है। सवाल में बोला गया कि पहले आधा भाग और फिर बाद में आधा भाग, मतलब टोटल दूरी दुगना होने वाला है। फिर हम 60 किलोमीटर लिख देंगे तो टोटल दूरी कितना होगा 60 और 60 120 किलोमीटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 और 60 किलोमीटर 120 किलोमीटर जो होगा ये टोटल दूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों ये क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 98 दिया गया है, x ग्रेटर देन है बोला गया है 0 से, ठीक है, देन आपको निकालना है एक्स क्यूब, यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा, प्लस 1/x क्यूब का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ध्यान समझिएगा, जब तक आप x प्लस 1/x का मान नहीं निकालोगे तब तक आप क्यूबिक फॉर्म में नहीं निकाल सकते। हमेशा मेरी बात याद रखना। यदि मैं ये कहूँ कि भाई x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना दे रखा है दोस्तों, तो हमने देखे कि 98 दे रखा है ना। हमको फाइंड आउट क्या करना है, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब क्या करना है, निकालना है। क्लियर है दोस्तों, ध्यान समझना। यदि मैं घात को आधा कर दूं, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, घात को, हमेशा याद रखना घात को आधा करने पर जो बराबर के साइड वाला अंक होता है उसमें 2 ऐड होता है और वो खुद वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने कहा घात 2 है, आधा करने पर 1 का घात हो जाएगा और 1 का घात को लिखा नहीं जाता, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको x प्लस 1/x लिख दिया। और इस साइड मैंने क्या कर दिया, 2 जोड़कर इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, वर्गमूल में। अब बताओ 98 और 2 का सम कितना होता है, तो आप कहोगे जी 100 होता है, और 100 का वर्गमूल क्या होता है, तो हम कहेंगे 10। क्लियर है। अब हमको मिल गया x प्लस 1/x का मान कितना मिल गया दोस्तों, 10 मिल गया। अब जब आप क्यूबिक फॉर्म में जाओगे तो फार्मूला क्या होता है, a का क्यूब माइनस 3a होता है। a का मान कितना दिखाई दे रहा है, 10। 10 का क्यूब कितना होगा, तो आप कहोगे जी 100, 1000 तो होगा ही, माइनस 3 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो 30 हो जाएगा। बताइए 1000 में 30 घटाएंगे तो 970 हो जाएगा। अतः क्यूबिक फॉर्म में मान क्या होगा, 970। और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, मैं बता रहा हूँ ना, हर एक सवाल को बेहतरीन अंदाज में देखने वाले हैं, इससे बेहतर सोल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा। हर एक सवाल को बनाने का तरीका बिल्कुल यूनिक रहने वाला है। कहीं पर भी हम गंदा तरीके से फार्मूला नहीं लगाएंगे, कहीं भी आपको मैं जोर पड़ने नहीं देने वाला है ना। हर एक सवाल को बेहतरीन यूनिक तरीके से बताऊंगा, बस आप बने रहिएगा कंटिन्यू। यदि आपको वहाँ पूरे 80 में है ना, एडीआई में टोटल कितने क्वेश्चन हैं आपके न्यूमेरिकल के, एप्टीट्यूड के, तो हम कहेंगे 80 क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा फैक्ट होता है दोस्तों, हमेशा याद रखना। एक एक नंबर खासकर गणित की है ना, ये एक्यूरेसी वाला होता है। पूरा यदि बना लें तो सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। देखिएगा अगला सवाल, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 3 गुनी है बोला गया है। यदि उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंकों को स्थान बदल जाता है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, समीकरण बना देते हैं। समीकरण बनने के बाद क्या होता है, फिर आप खत्म, वहीं पर कुछ नहीं कर पाओगे फिर। क्लियर है। हमेशा मेरी बात याद रखना कि अंक जब पलटता है तो क्या होता है, ये जानना जरूरी है। बेसिक ये नहीं है एक्स लगा दिए ये बेसिक हो गया, वो बेसिक नहीं होता। बेसिक अब बताऊंगा कि बेसिक होता क्या है। देखिएगा कि भाई अंक पलटने पर किसी 2 अंकों की संख्या के अंक को ही पलट दिया जाए तो क्या रिजल्ट आ सकता है। मैंने 3 अंक लेना चाहूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट अंक ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 12, ध्यान समझने मेरी बात। 12 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 21। उसी प्रकार ले लिया 13, 13 का उल्टा क्या हो जाता है, तो आप कहोगे जी 31। उसी प्रकार ले लिया 14, और 14 का उल्टा क्या होता है, 41। उसी प्रकार मैं 15 भी ले लेता हूँ। चलो 15 का उल्टा क्या होता है, 51। मानते हो आप चीज़। 12 और 21 में डिफरेंट कितने का है, तो आप कहोगे जी 9 का। उसी प्रकार 13 और 31 में अंतर कितने का है, तो कोई बता सकता है 18 का। 14 और 41 में अंतर कितने का है, 27 का। उसी प्रकार 15 और 51 में अंतर कितने का है, 36 का। आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि जितने भी डिफरेंट आ रहा है ना, वो 9 के मल्टीपल आ रहा है।
आ रहे हैं 9 के मल्टीपल, 9, 18, 27 और 36। ये कहाँ से आ रहा है? तो हमेशा याद रखना इन दोनों के डिफरेंट है, कुछ नहीं। 12 और 1 में 1 और 2 में अंतर कितने का? 1 का है। 9 का गुणा करेंगे 9 1 9। 1 और 3 में अंतर कितने का है? 2 का है। 2 का गुणा करेंगे 9 से, 9 दूनी 18 हो गया। 4 और 1 में अंतर कितने का है? 3 का है। 3 का गुणा कर देंगे यदि हम मान लो 9 से तो 27। 5 और 1 में अंतर कितने का है? 4 का, और 4 का गुणा 9 के साथ कर देंगे तो 9 चौक 36। समझ आया कुछ? तो हम क्या करेंगे भाई, 45 जोड़ा जा रहा है बोला गया है। 45 यदि जोड़ा गया है तो 9 से भाग देंगे तो हम उनको उन दोनों संख्याओं के बीच का ही अंतर मिल जाएगा। हमने कहा 9 1 9, 9 5 45। तो ऐसे कितने संख्या है जिनके बीच 5 का अंतर होता है? तो मैं कहा कि 5 के अंतर वाले अंक में बात करें तो एक हो सकता है भाई 16, 6 और 1 में 5 का अंतर है। दूसरा हम लिख सकते हैं 27, तीसरा लिख सकते हैं हम भाई 38, और चौथा लिख सकते हैं हम 49। यही अंक होंगे। अब क्या बोला गया कि इन दोनों के अंकों को जोड़ना है। 6 और 1 कितना होगा? 7। क्या 7 का 3 गुना दिखाई देता है? 7 का 3 गुना 21 होता है, 16 नहीं होता, तो गलत है ये आपके पास 16। 2 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों? तो 2 और 7 को जोड़ने पर होता है 9। क्या 9 का 3 गुना है 27? 9 या 27 होता है। तो उनके अंकों का योग कितना होगा? 9। और यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल। यदि p बराबर 2 की पावर 3 दिया गया है, फिर इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5, फिर q का मान दिया है 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 है, तो p और q का महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है ना, जो दिए गए संख्याओं द्वारा क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए बोला जाता है ना भाई, है ना। दिए गए संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे? विभाजित कर दे। मतलब इस अंक को भी पूरी तरीके से विभाजित कर दे, ऐसे अंक लेना है, और इस अंकों को भी क्या कर दे? विभाजित कर दिया जाए। तो जब घातों वाला केस आता है, यदि आधार समान है तो सबसे छोटे घात वाला ही एचसीएफ होता है, हमेशा याद रखना। तो एचसीएफ निकलेगा कैसे भाई इन दोनों में? तो भाई यहाँ पर 2 आधार है, यहाँ पर भी 2 आधार है, तो इन दोनों में सबसे छोटा घात किसका है? तो आप कहोगे 2 की पावर 3 का है। क्लियर है? उसी प्रकार यदि हम बात करेंगे 3 की, तो 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। सबसे छोटा घात किसका है? तो 3 की पावर 1, मतलब कुछ नहीं है। यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकते। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 नहीं है, तो ये भी एचसीएफ नहीं आ सकता। तो आपका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों? 2 की पावर 3 इंटू 3, यही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन में क्या यहाँ पर है? हाँ ये है ना, 3 को पहले लिख दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल। रवि सूर्य से 12 साल छोटा है बोला गया। जो रवि है ना, ये सूर्य से 12 साल छोटा है। रवि की आयु की और सूर्य की आयु के योग का 40% है बोला गया है। बहुत सरल सवाल है। मैं यदि 40% का फ्रैक्शन निकाल दूं तो मुझे लगता है सवाल आसान हो जाएगा। भैया बताओ 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी बता सकता है, 2/5। यदि आपको कंप्लीट क्लास देखना है तो है ना, आप हमारे जो सब्सक्रिप्शन है वहाँ पर लिंक दिया गया है, वहाँ से नंबर ले सकते हो। कंप्लीट क्लास एडीआई के लिए एक भी नंबर छूटने नहीं देंगे हम। क्लियर है? तो देखिएगा ये हमारे पास 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/5। अब हम देखेंगे क्या करेंगे। सबसे पहले सूर्य और रवि, तो हम लिख देते हैं भाई रवि, क्या दिक्कत है? रवि है ना, और रवि के साथ साथ क्या है? सूर्य। अब यहाँ पर रवि का दे रखा है, रवि का कितना है? 2 भाग। टोटल 5 में से 2 यदि रवि का है तो 3 कितना होगा भाई? सूर्य का होगा। अब दोनों में अंतर कितने का? क्योंकि ये बोला गया कि 12 साल छोटा है कौन? रवि। किससे? सूर्य से। भाई 2 छोटा है 3 से, कितना छोटा है? 1 छोटा है, और 1 का मान 12। जब 1 का मान 12 हो सकता है तो 3 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 या 36 होगा। मानते हो? सूर्य का 9 साल बाद की आयु पूछा गया है। वर्तमान यदि 36 है, 9 साल बाद यदि हम इसको 9 ऐड कर देंगे तो 36 और 9 का सम कितना होता है? 45। तो 9 साल बाद सूर्य कितने साल का हो जाएगा भाई? 45 ईयर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों ये हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल। 150 से 300 के बीच के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती होती है। ये खरीदी है, क्रय मूल्य की बात किया गया है। और 250 से लेकर 350 के बीच मूल्यों पर उन्हें बेच दिया जाता है। 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा? ये पूछा गया है। भाई अधिकतम लाभ कब होता है? एक चीज़ बताओ। यदि मैं कहूँ कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ना, मिनिमम प्रॉफिट की बात नहीं करें, हम क्या करें? मैक्सिमम प्रॉफिट तभी हो सकता है किसी व्यक्ति को जब सबसे कम भाव में खरीदे और सबसे अधिक भाव पर क्या करे? बेच दे। मानते हो आप इस चीज़ को? यदि मैं सीपी की बात करूं तो सीपी का रेंज क्या है? तो आप कहोगे भाई 150 रुपये से लेकर, ठीक है,
कितने रुपए की रेंज में बेचा खरीदा गया है, 300 रुपये तक के प्राइस में खरीदता है। और बेचने की बात करें एसपी की, तो ये 250 रुपये से लेकर 350 रुपये तक के रेंज में क्या करता है, बेच देता है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट तभी होगा भाई किसी व्यक्ति को, मैंने क्या कहा कि सबसे कम में खरीदेगा और सबसे अधिक में क्या करेगा, वो बेचेगा। मानते हो, अब 150 में खरीदेगा, 350 में बेचेगा, तो एक ही वस्तु पीछे कितने का फ़ायदा हो रहा है उसको, भाई 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। एक किताब के पीछे यदि 200 का फ़ायदा हो रहा है तो उसको तो 15 किताब बेचना है, तो 15 किताब बेचने पर टोटल 3000 रुपये का फ़ायदा होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कहते हैं ना, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की, तू बना काबिल खुद को इस कदर की, तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। क्लियर है दोस्तों, आया समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 है, दिया गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं भाई, 1000 है। एक खुदरा व्यापारी से 2 क्रमागत छूट 10% और दूसरी अस्पष्ट है बोला गया है। एक छूट तो दे रखा है भाई 10% का, हमको दूसरा छूट चाहिए। दूसरा छूट कितने का है? यदि वो ग्राहक 810 में बेचता है तो दूसरी छूट आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कोई भी बता सकता है। यदि मैं ये कह दूं कि भाई 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, वो भी छूट के केस में, तो आप कहोगे 1/10, मतलब 10 के सामान को बेचेगा कितना, भाई छूट देगा ना। 10 तो उसका अंकित मूल्य है, 10 में एक छूट देता है ना, छोड़ कर देता है, तो भाई वो बेचेगा 9 में। क्लियर है? अब ध्यान से समझना, यदि मैं ये कहूँ कि एक 0 से एक 0 को कैंसिल कर दिया जाए तो काम आसान हो जाएगा मेरा। अंकित मूल्य MRP और SP। क्लियर है? MRP कितना मिल गया मुझे, 100, और यदि मैं SP की बात करूं तो 81। बताओ 10 में किस अंक का गुणा कर दिया जाए कि 100 हो जाए, तो आप कहोगे भाई 10 का ही गुणा करना पड़ेगा। उसी प्रकार 9 में कितने का गुणा कर दिया जाए कि 81 हो जाए, तो आप कहोगे जी 9 का। मतलब पहला छूट 10% का और दूसरा छूट भी कितने परसेंट का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 10% का। और यही हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल, कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 3 वर्षों के बाद कितना हो जा रहा है भाई, 18,600 रुपये, और 6 वर्षों के बाद 27,900 रुपये हो जा रहा है। जब ब्याज प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है तो राशि आपको क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात कर लेना है। क्लियर है? राशि क्या करना है, ज्ञात करना है। ध्यान समझिए मेरी बात। मैंने कहा कि ये मेरे पास मूलधन होगा P, ये 3 साल बाद की राशि। क्लियर है? और ये 6 ईयर बाद की राशि। अब देखो यहाँ पर जो अंतर है कितने साल का है, तो आप कहोगे भाई 3 साल का है, और यहाँ पर अंतर कितने का, तो हम कहेंगे 3 साल का। यदि ये वर्ष का जो डिफरेंट है यदि इक्वल हो जाता है, मतलब फ्रैक्शन उसी रूप में काम करेगा जिस रूप में उसको काम करना चाहिए। क्लियर है? अब 3 साल बाद राशि हुआ कितना, तो हमको दिया गया कि भाई 18,000 कितना होता है, 18,600 रुपये होता है। और 6 साल बाद कितना होता है, तो 27,900 होता है, 27,900 होता है। क्लियर है? हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, काट कर आसान कर देते हैं। किससे कट जाएगा ये, जो भी कटे, 2 0 से 2 0 काट दिए, है ना। 6 से काट देंगे क्या, नहीं कटेगा। 3 से काट देते हैं, है ना। 3 छक्के 18 और 3 दूनी हो गया 6, 3 से काटेंगे, 3 9 27 और 3 तिया 31 से कट जाएगा भाई, ये 2 बार में और ये 3 बार में। क्लियर है? अब मैंने कहा कि ये अनुपात कितना मिल गया हमको, 2:3 का अनुपात मिला। अब जब यहाँ पर 2 और 3 का अनुपात बन रहा है तो यहाँ पर भी आपके कितने का अनुपात बनना चाहिए, 2 और 3 का अनुपात। 3 का मान कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों, 18,600, तो 2 का मान कितना हो जाएगा। अब 3 का कितने गुना है, 3 छक्के 18, 6 दूनी 12, ठीक है। अब 3 दूनी 6, तो 2 दूनी कितना लिख देंगे 4, और 2 0 है, 2 0 लगा देते हैं। अतः वस्तु का जो वास्तविक मूल्य होगा वो कितने का होगा, 12,400 रुपये का होगा। ऑप्शन पहला है हमारा, है ना। ऑप्शन नंबर पहला जो होगा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर। यहाँ पर फार्मूला वार्मूला नहीं लगाना है, कुछ भी, कहीं भी गणित में फार्मूला नहीं लगाना है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। 100 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज दर पर रखी गई बोला गया है। क्लियर है? यदि यह 3% अधिक दर पर रखी जाती तो वह 300 रुपये अधिक हो जाती। 4x का मान आपको क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। मैंने कहा कि भाई जो प्रारंभिक राशि जो होगी, मूलधन जो होगी, वो मानते हो आप 100% होगी कि नहीं होगी,
मानते हो भाई। लेकिन यहाँ पर हमको निकालने के लिए क्या बोला गया है, 4x का मान। 4x का मान मतलब 400% के मान निकालने के लिए बोला गया है। आया समझ में। साधारण ब्याज में होता क्या है कि भाई साधारण ब्याज में 1 साल में यदि 3% का ब्याज लगता है तो 2 साल में कितने का ब्याज लगेगा, मानते हो आप। यदि 1 साल में, मैंने कहा 1 साल में 3% का ब्याज, तो 2 साल में 3 दूनी 6% का ब्याज लगेगा। ध्यान समझना मेरी बात। यदि मैंने कहा कि 6% ब्याज का मान कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 6% ब्याज का मान दे रखा है यहाँ पर 300। भाई 300 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिला क्यों? 300 रुपये एक्स्ट्रा इसलिए मिला क्योंकि ब्याज की दर 3% बढ़ी है ना, नहीं बढ़ता तो नहीं मिलता आपको। तो 6% का मान कितने के बराबर है, 300 के। हमको निकालना कितना है भाई, 400% का मान निकालना है। आए समझ में। अब ध्यान से देखिएगा 6 का कितने गुना दिख रहा है, कोई भी बच्चा बता सकता है भाई 50 गुना दिख रहा है। 6 पंचे 30 होता है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी 50 गुना कर देंगे। बताओ 5 चौके 20 होता है, और हम यहाँ पर 3 जीरो और लगा देंगे, है ना। 3 जीरो क्या, 4 जीरो, 5 और 20 4 जीरो। अतः जो मूलधन होगी ना 4x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 20,000। और इससे सरल तरीका आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला जो होगा ना, ये क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल। संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी के अनुपात, यदि मैं पूरे पृथ्वी की बात करूं तो संपूर्ण पृथ्वी में जमीन से पानी का अनुपात 1:2 है, तथा उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 2:3 है बोला गया है। दक्षिणी गोलार्ध में जमीन का पानी से अनुपात आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यदि मैं पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी में होता क्या है, 2 पार्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ। क्लियर है। अब पृथ्वी 2 पार्ट में बट गया, जितना भाग ये वाला होगा उतना ही भाग ये वाला होगा। ऐसा तो नहीं कि ऊपर वाला ज़्यादा है, नॉर्थ वाला ज़्यादा है, साउथ वाला, ऐसा नहीं है। क्योंकि पृथ्वी को बीचों बीच यदि हम डिवाइड कर देंगे तो दोनों पार्ट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब देखिएगा क्या होता है। यदि मैं बात करूँ जमीन का, है ना, जमीन और किसका अनुपात की बात कर रहे हैं हम, जल की। ठीक है, तो उनका अनुपात क्या है संपूर्ण पृथ्वी में, हम कहेंगे भाई 1:2 है। यदि मैं नॉर्थ गोलार्ध की बात करूं तो नॉर्थ गोलार्ध में अनुपात कितना है, 2:3 दिया है। चलो लिख दिए हमने 2:3। आए समझ में। ध्यान समझना मेरी बात। मैं चाहता हूं कि भी इक्वेशन को, ये जो अनुपात है इसको बराबर कर दिया जाए। बराबर कैसे करोगे, 2 और 3 को जोड़ने पर कितना होता है दोस्तों, 5। 5 का गुणा ऊपर में कर देता हूँ। 5 का गुणा ऊपर में करने पर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5 एकम 5, और ये हो गया 5 दूनी 10। आए समझ में। ऊपर को जोड़ेंगे 1 और 2 कितना होता है, 1 और 2 भाई हो गया कितना, 3। 3 का गुणा नीचे में कर देते हैं। 3 का गुणा नीचे में करेंगे तो आप देख पाओगे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यही अनुपात बनेगा। अब देखिएगा ऊपर के में कितना हुआ, 5 और 10 15, नीचे में 6 और 9 15, इक्वल हो गया। लेकिन मैंने क्या कहा कि भाई उत्तरी गोलार्ध है, यदि आपके पास 15 है तो पूरा जमीन तो उसका दुगना होना चाहिए ना। मैंने कहा ये वाला पार्ट जितना होगा ये भी उतना होगा। अब ये 15 है तो सिंपल सी बात है, ये भी 15 हो जाएगा। तो पूरा पृथ्वी कितना हुआ, तो आप कहोगे भाई 15 और 15 30 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें दुगुना कर देते हैं, 2 का गुणा। बताओ 5 का दुगुना कितना होता है, तो आप कहोगे जी 10, और 10 का दुगुना कितना होता है, 20। अब हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। देखिएगा बहुत आसान से घटाएंगे। बताओ 10 में से 6 घटेगा तो 4, और 20 में से 9 घटेगा तो 11। तो दक्षिण गोलार्ध साउथ में जमीन और जल का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 4:11। और इससे सरल तरीका आपको दुनिया में नहीं मिलने वाला। क्लियर है, ये आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा यदि एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकंड में और 120 मीटर लंबे स्टेशन को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। अब क्या होता है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद की लंबाई को भी पार करती है। मानते हो आप इस चीज़ को। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि रेलगाड़ी खुद की भी लंबाई को पार करेगी। रेलगाड़ी की लंबाई और 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, और पार करने में लगा समय कितना, तो हम कहेंगे भाई 18 सेकंड का समय लग गया। क्लियर है दोस्तों। दूसरा देखेंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई और यदि 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करे तो पार करने में लग गया कितना, 15 सेकंड। एक चीज़ बताओ, यहाँ पर दोनों जगह रेलगाड़ी क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। यहाँ से हमको ये समय में अंतर नहीं हुआ होगा। समय में अंतर आया क्यों, क्योंकि भाई 120 मीटर की जगह 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, इसलिए समय ज़्यादा लगा है। तो कितने मीटर ज़्यादा लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो आप कहोगे कि भाई 120 और 42, 62 में अंतर 42 का, और 42 मीटर को पार करने में लगा समय कितना, तो आप कहोगे 18 और 15 में 3 सेकंड का। एक चीज़ बताओ, यदि 3 सेकंड का मान 42 है तो 1 सेकंड का मान कितना होगा, तो हम कहेंगे 1 सेकंड में 14 होगा। हमको तो 15 सेकंड का निकालना है, तो 15 का गुणा कर देंगे तो 210 मीटर होना चाहिए। मतलब टोटल
ट्रेन की लंबाई और 120 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई का सम कितना हो गया? 210 हो गया। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, 120 में से 210 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 90 मीटर। और यही होगा हमारे पास रेलगाड़ी की लंबाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा ना, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, चित्र में बोला गया है कि पी क्यू जो है ना, पी क्यू पैरेलल है किसके? बीसी के, बीसी के है ना। पी ए बी ये वाला एंगल 60 डिग्री का है और एंगल ए सी डी का मान कितना दिया है? 110 डिग्री है। तो आपको y का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। एक चीज़ बताओ, जब भी आपके पास जिग जैग फॉर्म आता है इस प्रकार से, तो हमेशा एंगल इक्वल होता है। यदि ये 60 डिग्री है तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बन जाएगा दोस्तों? हम कहेंगे भाई 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। आया समझ में? एक चीज़ और याद रखना है ना कि एक्सटीरियर एंगल है ना, ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका मान हमेशा इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो बताओ 60 में क्या जोड़े कि 110 हो जाए? तो आप कहोगे फिर तो 60 में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा? 50 डिग्री जोड़ना पड़ेगा। तब तो होगा भाई 50 और 60 का योग कितना होता है? 110। तो y कितने डिग्री का होगा दोस्तों? 50 डिग्री का। ऑप्शन नंबर पहला जो होगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या होता है? ये बेईमानी वाली बात है यार, है ना। और जब बेईमानी वाली बात होती है ना, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि वो जो भी बेचता है ना, जितना भी सामान बेचता है उसी को वो क्रय मूल्य ठहराता है। बोलता है कि मैं तो क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, लेकिन बेचता नहीं है ना। कम तोलता है तब तो बेईमानी होगा, तब तो एक्स्ट्रा लाभ कमाएगा। हम कहेंगे यहाँ पर कि भाई मान लो भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है? तो आप कहोगे 1000 ग्राम होता है। लेकिन वो क्या करता है? 1000 ग्राम तौलना चाहिए उसको। तौलना चाहिए कि नहीं तौलना चाहिए? आप कहोगे जी तौलना चाहिए। लेकिन वो बेईमान व्यापारी क्या करता है? 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम तौलता है। कितने ग्राम तौलता है? 900 ग्राम तौलता है। एक चीज़ बताओ, 1000 ग्राम तौलना चाहिए, 900 ग्राम तौला, तो कितने ग्राम का प्रॉफिट हो गया? तो आप कहोगे भाई 100 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। हुआ 100 ग्राम का प्रॉफिट। किसमें? भाई क्रय मूल्य तो इसके लिए 900 ग्राम है, क्योंकि वो खुद बताता है कि मैं क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ। इसलिए हम क्या कर देंगे? बटे 900। और परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे दोस्तों? 100 से। तो आप देख पाओगे कि ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 100/9% का उसको क्या होगा? यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 100/9% क्या होगा? इज अ करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर है। यदि इनके सिर को गिना जाता है तो सिरों की संख्या 90 प्राप्त होता है बोला गया है। और यदि इनके पैरों को गिना जाता है तो इनके पैरों की संख्या 224 है। तो बताएं कि इस चिड़ियाघर में कितने खरगोश हैं, है ना। ये आपको बताना है कि भाई चिड़ियाघर में कितने खरगोश है। खरगोश के कितने पैर? 4 पैर। 2 कान होते हैं, सबके 2 कान होते हैं। अंतर कहाँ पर होता है? पैरों पर अंतर होता है और कहीं पर अंतर नहीं होता। ठीक है, याद रखना। इंसान के भी 2 पैर होते हैं, 4 पैर मत बना देना ऐसे। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जब भी आपको 2 पैर वाले जानवर का निकालना होगा, 2 पैर वाले, तो उसका फार्मूला क्या होता है भाई? तो हमेशा याद रखना, सिर को दुगना करना है माइनस पैर को आधा कर देना है। क्लियर है? बस इतना ही करना है, यही फार्मूला होता है। सिर दुगना पैर आधा करके घटाना है। सिर को दुगना करेंगे, बताओ 90 का दुगना कितना होता है? 180। और पैर का आधा 240 का आधा कितना होता है? 112। क्लियर है दोस्तों? घटा देंगे तो क्या होगा? तो हम कहेंगे 180 में 112 घटाएंगे तो बच जाएगा 68। अब भाई टोटल 90। हर एक जानवर के एक ही मुंडी होता है, याद रखना। पता चले ब्रह्मा नहीं है कोई, है ना, कि 4-4 मुंडी 3-3 मुंडी लेकर बैठा होगा। हर एक जानवर के एक मुंडी, तो 90 सिर है तो 90 जानवर होंगे। सिंपल सी बात है। इन 90 जानवर में जो आपके पास क्या है? चिड़िया है। चिड़िया की संख्या यदि 68 है तो खरगोश, भाई चिड़िया के 2 पैर होते हैं, उनकी संख्या 68 है 2 पैर वाले की। क्लियर है? 2 पैर वाले की संख्या कितना है? 68 है। तो 22 जो होगा ये 4 पैर वाले का होगा, और 4 पैर किसका होता है? खरगोश का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है बोला गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। यदि कंटिन्यू एक ही नल चालू रहे तो टंकी 6 घंटे में भर जाता है। ओके, जब टंकी आधी भर जाती है, बताओ पूरा टंकी भरने में 6 घंटा, तो भाई आधी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे आधी टंकी भरने में 3 घंटा का समय लग जाएगा।
भाई पूरा टंकी भरने में 6 घंटा, तो आधी टंकी भरने में 3 घंटा लगेगा, मानते हो। तो इस प्रकार से जब आधी टंकी भर जाता है तो 3 और नल चालू कर दिया जाता है। पहले 1 नल चालू था, 3 और नल आ गए तो 4 नल हो गए। अब भरना कितना है, तो 3 घंटे के काम को ही तो भरना है ना, 3 घंटे के काम को ही भरना है। तो 3 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से, और यदि हमको 60 से गुणा कर देना है तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 45 मिनट और लग जाएगा। 4 एकम 4 कितने बार में 15 और 15 तिया 45, मतलब टोटल टाइम कितना लग गया, तो हम कहेंगे 3 घंटा और 45 मिनट। और यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा जो होगा दोस्तों क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, सबसे छोटी संख्या के अंकों की संख्या जिसे 7 द्वारा गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 9 हों। अब 7 के भाज्यता के नियम में यदि आप पढ़े होंगे तब बता रहा हूँ कि किन्हीं भी 3 संख्याओं को दोहराकर हो सकते हो संख्या सेम हो। मैं बात कर रहा हूँ 3 संख्याओं की, और 3 संख्या सेम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने बात की, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हम कहेंगे जैसे XYZ और XYZ, यदि मैं इसको दोहरा कर कितने अंक की बना दिया, 6 अंकों की, तो 6 अंकों की जो संख्या इस प्रकार की होती है ना, वो हमेशा याद रखना 1001 से, 13 से, 11 से, 7 से क्या होता है, पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर 7 के भाज्यता के नियम में बोला गया है। अब भाई मान लो 9 के अंकों की संख्या कितनी होगी, तो 9 के अंकों की संख्या भी कितने होंगे, 6 बार ही होगा भाई, सिंपल सी बात है। 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ऐसे 9 की संख्या कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों 6, ये क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। कई लोग क्या करते हैं 9 लिख देते हैं ऐसे, है ना, और इसको 7 से भाग देते हैं, दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या भाग देना है ना भाई, हम ऐसे निकाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल, यदि A अनुपात B प्लस C 1:3 के बराबर है, उसी प्रकार C अनुपात A प्लस B 5:7 के बराबर है, तो B अनुपात C और C प्लस A किसके बराबर होगा, ये पूछा गया है। यदि ध्यान समझना मेरी बात, मैंने लिख दिया A अपान, ये हो गया B प्लस C, क्लियर है, ये किसके बराबर है, तो आप कहोगे 1/3 के बराबर। फिर दूसरी ओर लिख दिया मैंने ये C अनुपात A प्लस B बराबर किसके है, 5:7 के बराबर है। दोस्तों ध्यान समझना, एक चीज़ बताओ, यहाँ पर ABC, यहाँ पर भी ABC, मैं मान लो ये कहूँ कि 3 लोगों को, मान लो मुझे 100 रुपये को बांटना है, बांट दिया जो भी मिला होगा, अब उनके क्रम को बदल कर उसको जितना दिया था उससे कम दे दिया, 100 रुपये को बांट रहा हूँ, तो भाई हम बांटेंगे यदि 3 लोगों को तो अनुपात भले ही उनके मान चेंज हो सकता है लेकिन पैसा तो हम इक्वल देंगे। तो बताओ यहाँ पर 5 और 7 12, लेकिन यहाँ पर 1 और 3 4 हो रहा है। भाई यहाँ 12 है तो यहाँ पर भी 12 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो होना चाहिए तो क्या करेंगे, इसको 12 बनाएंगे, और 12 बनाने के लिए 3 का गुणा कर देंगे भाई, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, बताओ हो गया, 3 9 12, 5 7 12, A का मान 3, C का मान 5। क्लियर है। हमको पूछा क्या गया है भाई, B अनुपात क्या पूछ दिया गया है, C प्लस A पूछा है। बताओ A का मान 3, C का मान कितना मिल गया 5, ये तो 8 हो गया, तो बचा कितना आपके पास 4। क्लियर है। तो अनुपात क्या हो जाएगा, हम कहेंगे 4:8, काटने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1:2, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल, एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक और प्रवाह की दिशा में, मतलब एक बार प्रतिकूल चलता है और एक बार अनुकूल चलता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, दूरी 3 घंटे में तय करती है। आने जाने में टोटल 3 घंटे का समय लगता है। यदि स्थिर जल में नाव की चाल दे रखा है, नाव की चाल 9 और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो P और Q के बीच की दूरी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर है। मैंने ये कहा कि अनुकूल चाल की ज्ञात, अनुकूल चाल मतलब क्या होता है, अनुकूल चाल मतलब भैया आप क्या कर रहे हो, जिस दिशा में नाव धारा बह रही है उसी दिशा में आप नाव को चला रहे हो। नाव खुद 9 की स्पीड से चल रही, धारा 3 की स्पीड से आपको और खींचते हुए ले जाएगी, मतलब 9 और 3 कितना हो गया 12। यदि मैं डाउन स्ट्रीम की बात कर दूं, यहाँ पर डाउन की, तो स्पीड है भैया, और स्पीड का उल्टा क्या होता है, मैं बताया हूँ कि टाइम होता है। क्लियर है। अब डाउन स्ट्रीम की बात करें तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। यदि मैं अप की बात करूं, प्रतिकूल की चाल, आप तो 9 की स्पीड से आ रहे हो लेकिन धारा आपको 3 की स्पीड से धक्का दे रहा है, पीछे की ओर फेंक रहा है, मतलब 9 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 से कट रहा है क्या, 6 कम 6, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। आने जाने में टोटल समय 2 और 1 3, और 3 का मान यदि 3 घंटा दे रखा है तो कोई भी बता सकता है कि 2 का मान 2 घंटा होगा भाई। यदि मैं 6 की स्पीड से 2 घंटा मैं उस दूरी को तय कर देता हूँ तो दूरी
दूरी कितना होगा, तो आप कहोगे 6 दूनी 12 किलोमीटर। अतः P और Q के बीच की दूरी कितनी होगी, तो भाई 12 किलोमीटर होगी। क्लियर है, मजा आ रहा है क्लास, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, मैं एक दिन में पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और अगले दिन शेष बचे हुए पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ता हूँ। यदि 30 पृष्ठ बिना पढ़े रह जाते तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं, ये आपको क्या करना है, बताना है भाई, है ना। अब एक चीज़ बताओ, मेरे पास ये कुल पृष्ठ मैंने लिख दिया कुल पृष्ठ, और ये लिख दिया मैंने शेष पृष्ठ, क्योंकि मेरे पास शेष पृष्ठ ही बचा है। क्लियर है दोस्तों। एक चीज़ बताओ, टोटल 8 था, उसमें से मैंने 3 पढ़ लिया। अब बताओ 8 पृष्ठ में से 3 पृष्ठ पढ़ोगे तो बचेगा कितना यार, बताओ तो भाई 5 बचेगा। मानते हो आप इस चीज़ को, क्लियर है। फिर क्या हुआ, बचे हुए पुस्तक मेरे पास कितना है, 5 बचा, उसमें से मैंने 4 पढ़ लिया। बताओ 4 पढ़ लिया, 5 में 4 पढ़ लूँगा तो बचेगा कितना, तो 1 कहोगे, बचेगा 1। अब हम क्या करते हैं, काट देते हैं, 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया 8 और ये हो गया 1। शेष पृष्ठ का मान कितना है, 1, और 1 का मान कितना दिया गया है, 30 पृष्ठ दिया है। जब 1 का मान 30 हो सकता है तो 8 का गुणा 30 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 8 या 24, 240 पृष्ठ होने चाहिए। यहाँ पर 480, 360, 280, यहाँ पर ऑप्शन लिख दीजिएगा, है ना। ऑप्शन डी में कितना कर लेना है, 240 पृष्ठ, और यही क्या होगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाला क्लास बहुत पसंद आया होगा। आप देखते रहिएगा, इसी प्रकार के हर एक दिन हम आपको एडीआई के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर, है ना, प्रोवाइड कराते रहेंगे। क्लियर है दोस्तों, धन्यवाद।